के क्लास 9th के जो 3 वीडियो हम देख चुके हैं, ये आपका चौथा वीडियो जिसमें हम वेलोसिटी यानी वेग के बारे में हम जानेंगे। तो वेग होता क्या है, इसके फार्मूले क्या होते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, किस प्रकार से इसको निकाला जाता है, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, वेग है क्या, वेलोसिटी है क्या। तो कहा क्या जा रहा है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय किया गया विस्थापन, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन। देखिए उसमें चाल में हमने दूरी कहा था, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, विस्थापन, यानी इसमें दिशा की भी आवश्यकता है, वस्तु का वेग कहलाता है। यानी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। देखिए विस्थापन जब आया तो राशि कौन सी होगी, सदिश राशि होगी। और वेग बराबर फार्मूला क्या होगा, जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय था, अब यहाँ पे वेग बराबर विस्थापन बटा समयांतराल, और ये एक आपका वेक्टर क्वांटिटीज है। वेक्टर क्वांटिटीज मतलब यह एक आपकी सदिश राशि है। सदिश राशि में जो भी राशि सदिश होती है उसके ऊपर तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी उसके ऊपर तीर लगा के इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो वेग का फार्मूला हो जाएगा v बराबर d बाई टी। अब हम वेग का मात्रक यूनिट जानेंगे, इसका क्या होता है, वेग का SI मात्रक बराबर विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो यहाँ पे विस्थापन वो दूरी को ही बताता है, तो इसको मीटर में नापते हैं और समय को सेकंड में, तो यानी इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अगर आपसे चाल का मात्रक पूछा गया, फिर चाल का मात्रक पूछा गया, फिर वेग, दोनों में से किसी का भी मात्रक आपसे पूछा गया तो आप बता सकते हैं मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये आपका SI पद्धति, या फिर यहाँ पे आपसे कह दिया जाए कि MKS पद्धति, SI पद्धति या फिर MKS पद्धति, दोनों में से कोई भी पद्धति आपसे पूछा जाए तो उसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखिए अब वेग का मात्रक क्या होगा, हमको वेग का मात्रक जानना है। वेग का मात्रक क्या होगा, तो CGS पद्धति में वेग का मात्रक जो होता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे वेग का मात्रक हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे भी हम वेग का मात्रक ही भी निकाल रहे थे, और यहाँ पे वेग का ही मात्रक है, लेकिन यहाँ पे आपके MKS पद्धति या फिर SI पद्धति में है, ये CGS पद्धति में है, और ये या इससे बड़ा मात्रक क्या हो सकता है इसको आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखा आपने कि MKS पद्धति या SI पद्धति में मीटर प्रति सेकेंड होता है, और यहाँ पे CGS पद्धति में सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और वेग का इससे बड़ा मात्रक और क्या हो सकता है, किमी प्रति घंटा हो सकता है। तो ये हम वेग के मात्रक के बारे में हमने जाना। इसके बाद हम वेग के प्रकार को जानेंगे। किसको जानेंगे, वेग के प्रकार को, कि वेग के कितने प्रकार होते हैं, ये होता क्या क्या है, वेग के प्रकार। तो वेग निम्न प्रकार के होते, वेग निम्न प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके हम सभी के बारे में जानेंगे। वेग जो होते हैं क्या होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। तो देखिए एक समान वेग, इसमें पहला हमारा आएगा एक समान वेग। एक समान वेग हम कहते किसे हैं, एक समान वेग होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए ये हमने पीछे समान चाल, उस प्रकार हमारा एक समान वेग भी होगा, उसी प्रकार हमारा क्या एक समान वेग भी होगा। तो देखिए पहला आपसे क्या कहा जा रहा है, यदि कोई वस्तु एक नियत दिशा में इस प्रकार गति करता है कि, यदि कोई वस्तु एक नियत दिशा में इस प्रकार गति करता है कि उसके द्वारा समान समयांतरालों में तय की गई दूरियां, उसके द्वारा समान समयांतरालों में तय की गई दूरियां समान हैं, समान समयांतरालों में तय की गई दूरियां क्या हैं, समान हैं, तब वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। तब वस्तु का वेग क्या कहलाता है, एक समान वेग कहलाता है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, यदि कोई वस्तु एक नियत दिशा में, यानी कोई वस्तु है एक नियत दिशा, यही समझ लीजिए, एक नियत दिशा में इस प्रकार गति करती है कि उसके द्वारा समान समयांतर में तय की गई, यानी इस दूरी को हम तीन भागों में बांट दें। पहली दूरी अगर कहा जाए आपका 10 मिनट, दूसरी दूरी भी आपका 10 मिनट ही ले रही है, और तीसरी दूरी भी आप क्या कर रही है, 10 मिनट ही ले रही है। अब दूरियां समान हैं, अब इस बार 10 मिनट में आपका कहा गया 20 किलोमीटर चली, अब इसमें ही 20 किलोमीटर चली,
और यहाँ पे क्या चल रही है, 20 किलोमीटर ही चल रही है, 20 किलोमीटर ही चल रही है, की गई दूरियां समान है, तब वस्तु का वेग क्या कहलाता है, एक समान वेग कहलाता है, एक समान वेग कहलाता है। तो यही कहा गया, यदि कोई वस्तु नियत दिशा में, निश्चित दिशा में एक प्रकार में इस प्रकार करता है कि उसके द्वारा समयांतराल तय की गई दूरियां समान है, तब वस्तु का वेग क्या कहलाता है, एक समान वेग कहलाता है। तो ये एक समान वेग हो गया। इसी प्रकार हम क्या कहेंगे, अब अगला जानेंगे असमान वेग या परिवर्ती वेग के बारे में जानेंगे, असमान वेग या परिवर्ती वेग के बारे में जानेंगे। ये भी सेम आपका उसी प्रकार का है। तो क्या कहा जा रहा है कि यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में इस प्रकार गति करती है कि, इस प्रकार गति करती है कि इसके द्वारा समान समयांतरालों में तय की गई दूरियां, इसके द्वारा समान समयांतरालों में तय की गई दूरियां असमान है, यानी सेम प्रोसेस वही है जैसे कि इसमें मैंने बताया। अब 10 10 10, अब यहाँ पे क्या कर दिया जाए कि पहले 10 मिनट में वो 15 चला, दूसरे में 20 और तीसरे में वो क्या कर रहा है, 30 चल रहा है, 30 किलोमीटर चल रहा है। यानी यही इसकी परिभाषा के अनुसार हम समझेंगे, यदि कोई वस्तु एक नियत दिशा में, एक निश्चित दिशा में इस प्रकार गति करती है, इस प्रकार क्या करती है, गति करती है कि इसके द्वारा समान समयांतरालों में तय की गई दूरियां, समान समयांतरालों में तय की गई दूरियां असमान है, क्या है, असमान है, तब वस्तु का वेग असमान वेग या परिवर्ती वेग कहलाता है। तब वस्तु का वेग क्या कहलाता है, असमान वेग या परिवर्ती वेग कहलाता है। तो ये आपका हो गया असमान वेग या परिवर्ती वेग आपका हो गया। इसके कुछ एग्जाम्पल हम जान लेंगे। एग्जाम्पल आपके क्या क्या हैं, जैसे वृत्तीय पथ पर गति, वृत्तीय पथ पर वस्तु की गति, वृत्तीय पथ पर क्या, वस्तु की गति, यानी जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति करती है, एक वृत्तीय पथ पर क्या करती है, गति करती है, तो उसका जो वेग होता है वो परिवर्तित होता रहता है। वो क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। दूसरा, गुरुत्व के प्रभाव में मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की गति, यानी कोई वस्तु आप समझ लीजिए छत पर से नीचे आप गिरा रहे हैं, मुक्त रूप से छोड़ रहे हैं, तो होगा क्या आपका कि जब वो हाथ से छूटेगी तब उसकी, अब यहाँ पे कह दिया, तब उसका वेग कम होगा, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे चलता चला जाएगा पृथ्वी तल पर वो पहुँचेगा, पृथ्वी तल पर क्या करेगा, पहुँचेगा, तब इसका वेग एकाएक और क्या हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे अधिक हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, ये असमान वेग का एग्जाम्पल कहलाएगा आपका। इसे ही हम क्या कहेंगे, असमान वेग कहेंगे। इसी प्रकार हमारा वेग का तीसरा टॉपिक हमारे सामने आएगा। वो तीसरा पार्ट आपका है क्या, उसे हम क्या कहेंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा, औसत वेग, जिसको एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। औसत वेग होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो कहा क्या जा रहा है, किसी वस्तु द्वारा किस समय में तय किए विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में लगे कुल समय का अनुपात, विस्थापित होना वो चीज़ आपका कह रहा है, तो विस्थापन तथा और विस्थापन तय करने में लगे कुल समय का अनुपात उस वस्तु का औसत वेग कहलाता है। उस वस्तु का क्या कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में लगे कुल समय का अनुपात, विस्थापन तय करने में लगे कुल समय का अनुपात, विस्थापन पहले है क्या, तो यहाँ पे आप जान चुके हैं, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी ये आपका प्रारंभिक स्थिति हो गया, ये क्या हो गया, अंतिम स्थिति, इसके बीच की न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो यही कहा गया, किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में लगे कुल समय का अनुपात ही वस्तु का औसत वेग कहलाता है। और औसत वेग के लिए जो फार्मूला होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय, तो यहाँ पे ये होता है। अब देखिए, v प्लस u बाई टी, और इसका मात्रक भी यही होगा, मीटर प्रति सेकेंड ही होगा, मीटर प्रति सेकेंड ही होगा। और यहाँ पे औसत वेग के लिए आपको एक और फार्मूला दिया जाता है, वो आपका होगा क्या, v हो गया वेग, av आपका क्या हो जाएगा, उसका एवरेज औसत वेग बराबर v प्लस u बाई, अब यहाँ पे आपका t या फिर कहीं कहीं आपको 2 भी मिलेगा, क्योंकि औसत जब निकालना हो तो किसी भी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को हम क्या करते हैं, उसको ऐड करके 2 से डिवाइड देते हैं, ये हमारे सामने आता है। तो औसत वेग का ये। इसी प्रकार हमारा वेग में जो चौथा पॉइंट आएगा, जिसको हम कहेंगे तात्क्षणिक वेग।
तो जो पीछे हम तात्क्षणिक चाल बताएं उसी के अनुसार ये भी पार्ट आपको उसी के अनुसार ये भी है। तो क्या कहा जा रहा है, तात्क्षणिक वेग होता क्या है, तो वही कहा गया कि किसी गतिमान पिंड के किसी निश्चित क्षण पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। यानी किसी गतिमान पिंड के किसी निश्चित क्षण पर वेग, यानी एक निश्चित क्षण पर उसका वेग एकाएक बढ़ जाना ही वो क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। फिर क्या कहा गया, माना किसी क्षण स्मॉल टी पर अत्यंत अल्प समयांतराल, बहुत कम समयांतराल में वस्तु का विस्थापन डेल्टा एस है, तो वस्तु का विस्थापन क्या है, डेल्टा एस है, तो तात्क्षणिक वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तात्क्षणिक वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। तो वही तात्क्षणिक वेग का फार्मूला हमारा मिल जाता है विस्थापन बटे समयांतराल। तो ये भी चीज़ आपने क्लियरली समझ ली होगी। क्या कहा जा रहा है, फिर से आप ध्यान दीजिएगा, किसी गतिमान पिंड के किसी निश्चित क्षण पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है, निश्चित क्षण पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। फिर माना किसी क्षण स्मॉल टी पर अत्यंत अल्प समयांतराल, बहुत कम समय डेल्टा टी में वस्तु का विस्थापन डेल्टा एस है, तो तात्क्षणिक वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं बराबर, यहाँ पे आपका हो जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये फार्मूला हमको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें हम अगला पार्ट आपको जो बताना चाहते हैं वो है क्या, हमारा दोनों में हम डिफरेंट जानेंगे, अंतर जानेंगे कि चाल और वेग में अंतर क्या होता है। तो देखिए पहला क्या कहा जा रहा है कि यदि किसी भी दिशा में एकांक समय में चली गई दूरी, यानी अब किसी भी दिशा में जो चली गई दूरी है वो चाल कहलाएगी, लेकिन इसमें दिशा क्या होगी, निश्चित होगी। यानी कह सकते हैं चाल में दिशा निश्चित नहीं होती है, लेकिन आपका यहाँ पे वेग में दिशा निश्चित होती है। यानी यही कहा गया, पहला अंतर क्या है, यदि किसी भी दिशा में एकांक समय में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। यहाँ पे यह किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में चली गई आपकी है, यानी में आपका क्या होगा, दिशा, समय जो दिशा की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन दिशा की आवश्यकता होगी। दूसरा क्या है, चाल में की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए वही चीज़ आपको समझाया जा रहा है, चाल में दिशा की आवश्यकता नहीं होती, यानी इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वेग में दिशा की आवश्यकता होती है। यह एक, यानी यहाँ पे आपका क्या कहा जा रहा है, यह एक आपकी कौन सी राशि है, अदिश राशि है, और यह एक सदिश राशि है। यहाँ पे चाल सदैव धनात्मक होता है, चाल सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है, लेकिन वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। इसी के अनुसार इस पे एक न्यूमेरिकल